में बांटे नोट, चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। सूरत रेप केस में आसाराम 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर, नारायण साईं की अग्रिम जमानत अर्जी पर 17 अक्टूबर को सुनवाई। कोल ब्लॉक आवंटन केस में फंसे उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, सीबीआई ने की एफआईआर दर्ज। मुंबई और कोलकाता में हुई छापेमारी, नालको और हिंडाल्को के खिलाफ भी केस दर्ज। 8 महीने में सबसे ज्यादा रही महंगाई दर, 6.46% तक पहुंची। दिल्ली एनसीआर में 2 रुपये महंगा हुआ अमूल दूध, विपक्ष ने सरकारी नीतियों पर उठाए सवाल। दिल्ली में एक और इमारत जमींदोज, कश्मीरी गेट इलाके में बिल्डिंग गिरने से 2 की मौत। हफ्ते भर पहले बाड़ा हिंदू इलाके में भी गिरी थी एक इमारत। लाइव इंडिया की खबर का असर, पकड़ा गया इंटरपोल का वांटेड अक्षत भटनागर। मेरठ पुलिस ने लिया हिरासत में, अफगानिस्तान में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप। मां के लिए मुंबई में आखिरी टेस्ट खेलने की सचिन ने जताई थी ख्वाहिश। बीसीसीआई ने किया ऐलान, वानखेड़े में ही होगा मास्टर ब्लास्टर का 200वां टेस्ट। नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रवीण तिवारी। बुलेटिन में तमाम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम वोटों को लेकर हो रही सियासत। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख सैयद महमूद मदनी ने नई बहस छेड़ दी है। मदनी ने कल जयपुर में कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम वोट पाने के लिए मोदी का डर पैदा कर रही है। कांग्रेस ने मदनी के आरोपों को खारिज कर दिया तो बीजेपी ने मदनी के बयान का इस्तकबाल किया। कांग्रेस और बीजेपी की सियासी जंग अब इन्हीं सवालों के बीच फंसी है कि क्या अल्पसंख्यकों में मोदी के नाम का डर फैलाया जा रहा है, क्या मोदी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताकर वोट बटोरने की कोशिश की जा रही है। ये सवाल बीजेपी पूछे तो समझ में आता है, लेकिन अल्पसंख्यकों का एक बड़ा नेता पूछे तो हैरान होना लाजमी है। ये सवाल उठाया है देश के सबसे बड़े मुस्लिम धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने, जिन्होंने सोमवार को जयपुर में कहा कि कांग्रेस मोदी के नाम का डर दिखाकर अल्पसंख्यकों को बहका रही है। हालांकि इस बयान के बाद मदनी ने सफाई भी दी और कहा कि उसका इशारा सिर्फ कांग्रेस की तरफ नहीं था, बल्कि ये बयान हर उस पार्टी के लिए है जो मोदी के नाम का खौफ फैलाने की कोशिश में है। यकीनन जो उनकी छवि रही है, उस छवि की वजह से और उनका गुजरात के इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए जो तरीका रहा है, उस तरीके की वजह से वो चर्चा में हमेशा बने रहे हैं। नई चीज नहीं है कोई। मदनी के बयान के कई मतलब निकाले जाने लगे। जाहिर है कांग्रेस ने इसे मोदी की तरफदारी समझा और मदनी पर सीधा हमला बोल दिया। मदनी साहब ने ऐसा क्यों कहा मुझे नहीं पता। उनको अगर मोदी प्रेम हो गया है या मोदी के फेवर में वो कुछ बात कह रहे हैं तो बात अलग है, उसका जवाब उनसे लीजिए आप कि अचानक उनके अंदर ये कैसी तब्दीली आ गई है। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। उनको इसका एक्सप्लेन करना है कि क्या उनके अंदर कोई मोदी प्रेम पैदा हो गया है। बेशक सियासी पार्टियां इसे मोदी की तरफदारी समझे, लेकिन मदनी के मुताबिक उनका बयान मोदी की तारीफ नहीं, अल्पसंख्यकों की भलाई से जुड़ा था। जयपुर के जिस समारोह में मदनी ने ये बयान दिया, वहां से कई और मुद्दों पर भी आवाजें उठी थी। मुस्लिमों को 10% आरक्षण की मांग की गई, गौकशी रोकने की भी गुजारिश हुई, लेकिन मोदी पर दिए बयान ने एक बड़ा सियासी भूचाल ला दिया। इस बयान की वजह से मिस्टर मदनी की बहुत इज्जत करती हूँ और ये मैं भी यही सोच रखती हूँ, लेकिन मैं अगर ये सोच रखती हूँ तो लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये सोच रखते हैं, लेकिन मदनी साहब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, एक स्वतंत्र विचारक है। मोदी के बयान से बीजेपी का दिल बाग बाग हो चुका है।
लिहाजा जिस पार्टी के लिए मध्य किसी चुनौती से कम नहीं थे, उसे अब मध्य में मसीहा नजर आने लगा है। मध्य के इस बयान से बीजेपी का फायदा हो न हो, कांग्रेस की एक बार फिर फजीहत तय मानी जा रही है। रमन मंगई के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। राजनीति तमाम मोर्चों पर हो रही है। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले परिक्रमा को लेकर विश्व हिंदू परिषद और तमाम दूसरे हिंदूवादी संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से आमने सामने थे। ये हालात एक बार फिर बन रहे हैं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद अपनी संकल्प यात्रा को लेकर अड़ी हुई है। इसे भी वो अयोध्या में ही करना चाहते हैं और एक बार फिर अयोध्या का छावनी में तब्दील होना तय है। उस पर सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई। यूपी की सियासत में एक बार फिर कड़वाहट घुलती नजर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद के 18 अक्टूबर को होने वाले संकल्प दिवस कार्यक्रम पर यूपी सरकार ने रोक लगा दी है। बीएचपी का ये कार्यक्रम अयोध्या में होना था। कार्यक्रम पर रोक को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार एक बार फिर अयोध्या को छावनी में बदलने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, इसका चेहरा और सिर्फ आप सभी लोग जानते हैं। ये केवल अयोध्या और फैजाबाद के माहौल को खराब करना चाहते हैं। अयोध्या और फैजाबाद में अशांति फैलाना चाहते हैं। अयोध्या और फैजाबाद की धरती पर सांप्रदायिक उन्माद और धार्मिक उन्माद फैलाकर वहां के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। बीएचपी ने दावा किया था कि इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग भाग लेंगे। रोक के बावजूद बीएचपी अपने कार्यक्रम को लेकर अड़ी है। संकल्प यात्रा तो निकलेंगी, इनके बस का नहीं, क्योंकि हजारों स्थानों पर निकलेंगे। इनके पास इतना पुलिस बल नहीं कि जो देश के उत्तर प्रदेश के भीतर सब जगह पुलिस बल लगाकर उसको रोक सके। वो निकलेंगी, कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम होने वाले शांति के साथ कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं। सिंघल के इस ऐलान के बाद सूबे का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। बीएचपी मुलायम को चुनौती दे रही है तो बीजेपी मुलायम पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी की सरकार है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है और एक समुदाय विशेष को अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो ऐसे कृत्य करती है। इससे कोई विश्व हिंदू परिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सियासत में बीजेपी का नया दुश्मन जेडीयू भी बीएचपी पर भगवा के जरिए सियासत का आरोप लगाकर यूपी सरकार के फैसले की तारीफ कर रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद की जो संकल्प यात्रा है राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं, प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव करने के लिए संकल्प यात्रा है। भाईचारा समाज का है, उसको तोड़ने की संकल्प यात्रा है और ऐसी यात्राओं को बिल्कुल भी इजाजत नहीं देनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं। 84 कोस यात्रा के बाद सूबे की सियासत शांत ही पड़ी थी कि अब बीएचपी ने संकल्प दिवस मनाने की जिद पकड़कर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि 84 कोसी तो प्रशासन और बीएचपी कार्यकर्ताओं के बीच लुका छिपी के साथ खत्म हो गया, लेकिन संकल्प दिवस का बवंडर अभी कुछ रोज सूबे की सियासत को गरमाता रहेगा। लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी के साथ गौरव गुप्ता, लाइव इंडिया, दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में आज सीबीआई ने आदित्य बिड़ला ग्रुप के कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पूर्व कोयला सचिव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और इसके साथ ही आज कुमार मंगलम बिड़ला के 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने देश के बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साल 2005 में कोल ब्लॉक आवंटन मामले में हुई अनियमितता को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था। कुमार मंगलम के साथ ही सीबीआई ने पूर्व कोल सचिव पीसी पारेख के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। ओडिशा में 2005 में आवंटित किए गए तालाबीरा के 2 कोयला ब्लॉक के लिए आदित्य बिड़ला ग्रुप और एल्यूमिनियम बनाने वाली सहयोगी कंपनी हिंडाल्को के प्रतिनिधि के तौर पर कुमार मंगलम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सीबीआई की टीम ने कुमार मंगलम के मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और भुवनेश्वर समेत 6 ठिकानों पर छापे मारकर तलाशी ली। कोल आवंटन मामले में सीबीआई ने 14वीं एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी की कार्रवाई की। हम इस वक्त दिल्ली में हिंडाल्को दफ्तर के सामने खड़े हैं, जहां पर इस वक्त सीबीआई की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है।
सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी जल्द ही कुमार मंगलम बिरला को पूछताछ के लिए बुला सकती है। 46 साल के कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख हैं। मनीष शुक्ला के साथ गौरव गुप्ता, लाइव इंडिया दिल्ली। आंसुमल से आसाराम बने कथावाचक आसाराम की कहानी में कष्टों का अंत होता नहीं दिखता। सूरत की 2 बहनों के यौन शोषण के आरोपों के चलते आसाराम को आज गुजरात के गांधीनगर कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने उसे 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गुजराती बोलकर अपने हजारों भक्तों से हरिओम करवाने वाले आंसुमल से बापू आसाराम और फिर भगवान बनने वाले आसाराम को अब 19 अक्टूबर तक बापू की धरती यानी गुजरात में बनी जेल का खाना खाना पड़ेगा। 1 सितंबर 2013 को यौन शोषण का आरोप लगने के बाद आसाराम को जोधपुर कोर्ट में पेश किया गया था और तब से लेकर आज तक वो इसी जेल में बंद थे। सूरत की 2 बहनों ने लगाया था आसाराम और बेटे नारायण पर यौन शोषण का आरोप। गुजरात के सूरत में 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज आसाराम को गुजरात कोर्ट में पेश किया गया और गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को 19 अक्टूबर तक गुजरात पुलिस को सौंप दिया। हालांकि मौका मिलते ही आसाराम के वकील ने आसाराम को एक बार फिर निर्दोष बताया। फरियादी उसकी फरियाद में कहती है कि मेरे पास अब वो कपड़े नहीं है, मुझे याद नहीं है वो फेंक दिए कि खत्म हो गए कि क्या हुआ। कपड़े जो है बापूजी के वो जो थे वो कपड़े कब्जे करने हैं, एक वो ग्राउंड बताया, एक क्रॉस वेरिफिकेशन का ग्राउंड है। इसके अलावा हमको जो है वहाँ आश्रम में क्या होता है, क्या विधि होती है, इस तरह के 11 टोटल उन्होंने ग्राउंड बताए। मैंने जो है 2 जजमेंट केरला हाईकोर्ट के दिए और 1 जजमेंट गुजरात हाईकोर्ट का दिया कि ये जितने भी कारण बताए गए हैं ये किसी भी काम के कोई लीगल ग्राउंड नहीं है और हकीकत में इन ग्राउंड पर जो है बापूजी को रिमांड पर नहीं दिया जा सकता। 25 अक्टूबर को होना है जोधपुर कोर्ट में पेश। आसाराम को कल ही जोधपुर से ट्रांजिट रिमांड के तहत गुजरात लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे आज कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुजरात पुलिस को आसाराम की ट्रांजिट रिमांड 25 अक्टूबर तक की दी है, जिसके बाद आसाराम को फिर जोधपुर कोर्ट में पेश होना होगा। फरार है आरोपी नारायण साईं। कोर्ट ने दी जमानत याचिका। आसाराम तो यौन शोषण के आरोपों के चलते जेल भुगत रहे हैं, लेकिन पिता आसाराम के साथ बेटे नारायण साईं का नाम भी सूरत की 2 बहनों की शिकायत में दर्ज है और पुलिस नारायण के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। लेकिन नारायण अब तक फरार है। मंगलवार को नारायण की तरफ से कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई 17 अक्टूबर तक टाल दी गई है। मेहुल झाला और पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और अब अहमदाबाद में मामला चलना है आसाराम पर, और आसाराम के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवाते हैं। हमने 14 दिन की पुलिस ने मांगनी की थी रिमांड के लिए, पर 4 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है और इनको वापस लाया गया है और अभी इंट्रोगेशन इनका चालू है और फरियाद के बारे में तपास अभी चल रही है। जो कोई एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके मुताबिक आगे की तपास होगी। दिवाली आने वाली है और हमारे यहाँ यही वक्त होता है घर में नई चीजों को लाने का, शॉपिंग करने का, खरीदारी का, लेकिन आपको इसका अंदाजा है कि महंगाई ने किस तरह आपकी जेब काट ली है, किस तरह रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों ने आपके महीने का बजट बिगाड़ दिया है, त्योहार का बजट बिगाड़ दिया है। सरकार ने महंगाई के आंकड़े जारी किए और इन आंकड़ों ने लोगों के होश उड़ा दिए। त्योहारों का मौका है, खर्चे के दिन है, लेकिन अब बाजारों में रौनक है, न चेहरे पर खुशी। क्योंकि पिछले 1 साल में जेब का वजन कम हुआ है और महंगाई का पारा रिकॉर्ड तोड़ चुका है।
पर डालेगी महंगाई। आंकड़े खुद सरकार ने जारी किए हैं, जो गवाह बनकर सामने हैं कि सितंबर साल का सबसे महंगा महीना रहा है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक सितंबर में खुदरा महंगाई दर 9.84%, जबकि थोक महंगाई दर 6.46% पहुंच चुकी है। अर्थशास्त्र आंकड़ों पर चलता है, मगर अक्सर ये आंकड़े आम आदमी की समझ से दूर भी होते हैं। हम आपको बता दें कि थोक महंगाई दर का 6% के ऊपर जाना सरकार ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था की सेहत भी बिगाड़ सकता है। आपको दिखाते हैं कि कैसे 3 महीने में ही महंगाई दर आपकी उम्मीदों को तोड़ती रही है। जुलाई के महीने में महंगाई दर 5.79% थी। अगस्त में ये दर 6.1% तक हुई और सितंबर में सीधे 6.46% तक पहुंच गई। आलम यह है कि आम आदमी की जेब खाली होती जा रही है, लिहाजा बाजारों की भीड़ भी घटती जा रही है। पिछले साल सितंबर से इस साल सितंबर के बीच प्याज की कीमतें करीब 323% बढ़ चुकी हैं। सब्जियों की कीमतों में करीब 90% का इजाफा हुआ है। फल करीब 13.5% महंगे हुए हैं, जबकि अनाज करीब 13% और अंडे, मीट जैसी चीजें करीब 4% तक महंगी हो चुकी हैं। बढ़ती महंगाई के आंकड़े आने वाले खतरे की चेतावनी दे रहे हैं और इसकी शुरुआत दूध की बढ़ी कीमतों से हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई समेत कुछ और शहरों में ही अमूल ने अपने दूध के दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब दूध महंगा हुआ है तो जाहिर है दूध से बनने वाली चीजें महंगी ही होंगी, यानी दिवाली के मौके पर महंगाई का असली रॉकेट अभी लंबी दूरी तय कर सकता है। आलोक रंजन के साथ आशीष पांडे, लाइव इंडिया, दिल्ली। मोदी के आपने फायर ब्रांड नेता वाले तो कई अंदाज देखे होंगे, उनके भाषणों में उनका यह अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन दौड़ते भागते कूदते मोदी को आपने नहीं देखा। मोदी सुपर हीरो की शक्ल में कैसे दिखाई दे रहे हैं, कहां दिखाई दे रहे हैं, अब आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत लोगों को बच्चन को भी फेंके। कितने बच्चों का कागज फेंक रहे हैं पुलिस वालों ने। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। मध्य प्रदेश के दतिया में भगदड़ मामले में प्रशासनिक चूक की बात तो सामने आ ही रही थी, लेकिन अब पुलिस वालों पर एक गंभीर आरोप भी लग रहा है। कुछ चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने लाशों पर से गहने उठा लिए।
कल राज्य सरकार की अनुशंसा पर चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों समेत 17 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। रविवार को दतिया के रतनगढ़ मंदिर हादसे की ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि ये कितना भयानक हादसा था। जिंदगी और मौत के बीच हुई जंग में जहां हर कोई एक एक जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ खाकी वर्दी में शैतान बने पुलिस वाले लाशों और अधमरे लोगों के जिस्मों से गहने लूट रहे थे। आस्था का सैलाब जैसे ही मौत का सैलाब बना, इन पुलिस वालों के अंदर का शैतान जाग उठा। आप खुद सुनिए दतिया के उन लोगों का दर्द जो मौत के इस तांडव में बाल बाल बचे हैं, लेकिन पुलिस ने उन पर जरा भी रहम नहीं किया। हम बीच वहाँ पे आते पुल पे थे, पुल पे वहाँ पे कुछ किसी ने कुछ गहना वहना छीना आपका? हाँ, ऐसे टूटे हैं नया खो सको के हम चिल्लिया करे बस खड़ी दे। कौन था वो, मतलब पहचान पाया? वर्दी वाले हटे कोई खाकी में था। हाँ, वर्दी वाले हटे कोई हुए, हमको तो जो पता है कि हमारे खेती बस हमको कुछ नहीं दिया, इसके नीचे आया। कैसे किसी ने गिराया, फेंका? जलाए कौन फेंकता समझ साड़ी बज गई तो भाई मैं वही तंगी रही ऐसे, वो साड़ी फटकी नीचे गई जब गिरे हम। किसने फेंका आपने देखा? हाँ, कौन था? पुलिस वाले थे। पुलिस वालों ने आपको नीचे फेंकी? बहुत और भी लोगों को नीचे फेंका पुलिस वालों ने? को फेंकी पुलिस वाले ने, बहुत लोगों को, बच्चन को भी फेंके। आपने देखा ये सब? हमने देखा है, नीचे फेंका, हमें साड़ी बिद गई तो बिदी रहे भाई ने। अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे ये पुलिस वाले जनता के आक्रोश का निशाना बने। कई पुलिस वालों को श्रद्धालुओं ने जमकर पीटा। इन लोगों का साफ कहना था कि खाकी वर्दी में शैतान बने इन लोगों ने मुसीबत की घड़ी में दरिद्रगी की सारी हदें पार कर दी। भक्तों पर लाठीचार्ज किया गया तो किसी को पुल से सीधे नदी में फेंक दिया। आपको ऐसे ही एक चश्मदीद का बयान दिखाते हैं जिसने पुलिस वालों की एक एक करतूत की पोल खोली है। जिंदा बच्चों का ताकत फेंक रहे हैं पुलिस वालों ने एक बच्ची 30 साल की है, एक बच्ची 30 साल की है, उसका पता नहीं है, और काजल 9 साल की है, दोनों बच्ची का लापता है, उसका पता ही नहीं लग रहा आज तक रहा हूँ। दतिया के रतनगढ़ में मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, लेकिन पूरे हादसे के दौरान पुलिस का जो घिनौना चेहरा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। मरते लोगों के जिस्मों से गहने लूटने की वारदात ने शिवराज सिंह चौहान को भी सत्ते में डाल दिया है। चुनाव आयोग की अनुमति से 17 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि जो लोग पुलिस की इस करतूत के चलते मारे गए उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। रवि अवस्थी, लाइव इंडिया। मोदी फेसबुक पर हैं, मोदी ट्विटर पर हैं, साइबर वर्ल्ड में छाए हुए हैं। तकनीक का इस्तेमाल अपने चुनाव प्रचार में वो करते ही हैं, लेकिन मोदी का एकदम जुदा और एकदम नया अंदाज अब आपके सामने आने वाला है, क्योंकि मोदी अब आपके मोबाइल में भी होंगे एक गेम के तौर पर। दौड़ते मोदी, भागते मोदी, कूदते मोदी, गिरते मोदी, और सबके बाद जीतते मोदी। हम बात कर रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स के गेम के सुपर हीरो नरेंद्र मोदी की, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल फोन यूजर्स के बीच मोदी रन नाम का गेम खूब छा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर कुछ ही हफ्तों पहले इसे लॉन्च किया गया, लेकिन इसे लाखों लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसे बनाने वाली कंपनी का कहना है कि इस गेम का बीजेपी या नरेंद्र मोदी से कोई संबंध नहीं है।
ये केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। लोगों की बात से भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। देश भर में सारी युवा पीढ़ी और बाकी भी लोग उनको चाहते हैं कि ये बदलाव जल्दी हो, और इसलिए वो अपने अपने तरीके से नए नए एप्लीकेशन निकालेंगे, नए नए तरीके से प्रचार करेंगे। मोदी रनिंग में सामने आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों को मोदी हंसते हुए पार करते हैं, लेकिन मोदी की कमान यूजर के हाथ में है। वो चाहे तो पार करा दे, चाहे तो गड्ढे में गिरा दे। गेम 18 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, असम, सिक्किम। मोदी को इन सभी राज्यों में आने वाली चुनौतियों को उछल कूद करते हुए पार करना होता है और बैलेट बॉक्स तक पहुंचना होता है। लेकिन मोदी को महाराष्ट्र और उड़ीसा को पार करने में दिक्कत भी हो रही है। बीजेपी से मोदी की लोकप्रियता कह रही है। जितने भी हम फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो सब मोदी रन ऐप के बारे में बात करते हैं। मोदी जी का नाम सुनते से ही लोगों के दिमाग में एक अलग से एक खुशी हो जाती है, एक लहर सी आ जाती है। मोदी मोबाइल गेमिंग की दुनिया में अकेले नहीं, अरविंद केजरीवाल भी मोबाइल स्क्रीन पर खूब दौड़ रहे हैं। उनके रास्ते में कांटे नहीं बल्कि बेईमान नेता, पुलिस बैरिकेड और वाटर कैनन है। केजरीवाल को इन सब से भिड़ते हुए वाटर कैनन को झकाना है, कूदकर बेईमान नेताओं को पार करना है। जैसे जैसे केजरीवाल आगे बढ़ते हैं, ये मुश्किल होता जाता है। मोदी मोबाइल गेम्स के जरिए युवाओं के दिलों पर छाने को तैयार हैं, वो भी अपने कार्टून कैरेक्टर की मदद से। रनिंग मोदी नाम का गेम युवाओं में काफी पॉपुलर हो रहा है। ये आने वाला समय बताएगा कि रनिंग मोदी को विनर बनाता है या लूजर। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ शैलेंद्र सिंह, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लाइव इंडिया पर खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद। बहुत लोगों को बच्चन को भी फेंके। कितने बच्चों का कागज फेंक रहे हैं पुलिस वालों ने? मुस्लिम नेता मदनी का आरोप, वोटों के लिए मुसलमानों को डराती है कांग्रेस। तीसरी कांग्रेस ने मदनी के मोदी प्रेम पर उठाए सवाल, लेकिन बीजेपी ने किया इस्तकबाल। राम मंदिर को लेकर अयोध्या में संकल्प यात्रा पर अड़ी वीएचपी। अशोक सिंघल का ऐलान, हर हाल में होगी यात्रा। यूपी सरकार लगा चुकी है रोक। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। नवरात्र में महू में बांटे नोट, चुनाव आयोग ने जिला कलेक्टर से मांगी रिपोर्ट। सूरत रेप केस में आसाराम, 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर। नारायण साईं की अग्रिम जमानत अर्जी पर 17 अक्टूबर को सुनवाई।